नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूपी, एमपी और बिहार में भी ये झटके महसूस किए गए। सुबह 6:35 पर भूकंप आया, जिसके बाद लोग डर कर घर से बाहर निकल गए। खासकर हाईराइज में रहने वाले लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास नेपाल के लोबुचे में था। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ये नए साल की शुरुआत में तीसरी बार है जब नेपाल भूकंप का केंद्र बना। इससे पहले 2 और 3 जनवरी को भी नेपाल के ही अलग अलग इलाकों में भूकंप का केंद्र था। बैठकर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा उंखा सभी ला था, हल्ला करके बाहर निकले। सभी लोग देखे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। बुलंदशहर पुलिस का लूट के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से एक बदमाश जख्मी हो गया। पुलिस ने घायल हुए फिरोज और उसके साथी आसिफ को गिरफ्तार किया। जहांगीरपुर थाना स्वाट और खुर्जानगर पुलिस की ज्वाइंट टीम के साथ ही बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। घायल फिरोज उर्फ रिंकू अलीगढ़ का रहने वाला है। 4 दिसंबर को जहांगीरपुर में महिला से लूट की थी इसने। आरोपियों के कब्जे से महिला से लूटे गए सोने चांदी के गहने बरामद हुए। इसके अलावा 2 तमंचे, 2 कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है। खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। इधर गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 गौकश गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से गौकशी के अवशेष और हथियार बरामद किए गए। दोनों आरोपियों पर गाय चोरी और गोवंश की हत्या का आरोप है। आपको बता दें, पुलिस से एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्तगण फैजान निवासी ग्राम नाहल एवं इफ्तिकार निवासी ग्राम ढवारसी को पुलिस हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि यह ग्राम ढवारसी के जंगल से उस घटना में शामिल औजार को बरामद करा सकते हैं। इधर लखीमपुर खीरी में शराब माफिया के इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रामचंद्र ने जब पुलिस को देखा तो भागने लगा और इस बीच पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा। वहीं दौड़ने से आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। खबर के मुताबिक आरोपी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। कोहरा, शीतलहर और बारिश के ट्रिपल अटैक से दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रचंड रूप दिख रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो रही है। सड़क के साथ साथ रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। ट्रेनें 10-10 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनें कैंसिल भी की गई, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कपा देने वाली हवा ने गलन बढ़ा दी है। हालात को देखते हुए सरकार के निर्देश पर तमाम शहरों में अलाव के इंतजाम किए गए हैं। गरीब और बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीर है, जहां पर प्रशासन ने अलाव का, रैन बसेरों का इंतजाम किया है ताकि बेघर गरीब लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ठंड कितनी ज़्यादा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। विजिबिलिटी कम है क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा और सुबह के 9-10 बजे तक कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं रात के वक्त में गलन कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरे दिन ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं लोग। अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं बेघर लोगों के लिए, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और ठंड के दौरान डॉक्टर्स ने आम लोगों से भी अपील की है कि वो खुद का बचाव करके रखें।
खासकर मॉर्निंग वॉक के लिए या लेट इवनिंग वॉक के लिए ना निकला करें, क्योंकि एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ कोहरा, जिसमें पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। इधर उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई। साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी के बाद पूरी घाटी ही बर्फ से सफेद हो गई। मौसम बदलने के साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है, जिससे पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। उधर भारत में HMPV वायरस के केस मिलने के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी है। HMPV वायरस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों को लेकर एक बैठक करेंगे। लखनऊ में होने वाली बैठक में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी होंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। सीएम आवास पर यह मीटिंग होनी है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे। नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी आज कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, जहां पर उन्हें महाकुंभ में आने का न्योता दे सकते हैं। दो 2027 के चुनाव की तैयारी में जहां बीजेपी जुट गई है, वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अब मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस यूपी में अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुटी है, जिसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे 7 दिनों तक यूपी के दौरे पर होंगे। मायावती अपने जन्मदिन यानी कि 15 जनवरी को 2027 चुनाव की तैयारियों का शंखनाद करने वाली हैं। माना जा रहा है कि मायावती इस बार बाम सेफ के साथ चुनाव में उतरेंगी। 2027 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन तैयारियों में हर पार्टी जुट गई है। अब कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। युवा शक्ति के साथ नए संगठन को खड़ा करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे 7 दिन यूपी में गुजारने वाले हैं और अलग अलग जोन में रायशुमारी कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जिस तरह से लगातार प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे प्रभारी महोदय हों, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो एक लगातार बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से जनता के मुद्दों पर रहेगा और जनता के मुद्दों के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान का और उसके साथ में गांधी जी के सम्मान का और संविधान बचाने की जो लड़ाई होगी, उस पर भी कुछ प्रोग्राम कर रही है। सभी दलों का अधिकार है अपने संगठन को मजबूत करने का, दुरुस्त करने का और संगठनात्मक ढांचा को जमीन तक उतारने का। इंडिया गठबंधन पूरी ताकतवर और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 का चुनाव पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर लड़ा जाएगा। एक और कांग्रेस तो दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी भी 15 जनवरी से मिशन 2027 को धार देगी। दरअसल 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है और माना जा रहा है कि इसी दिन मायावती बाम सेफ को एक्टिव कर सकती हैं। बाम सेफ यानी वो फेडरेशन जो कांशीराम के समय बहुजन समाज पार्टी के लिए वैसे ही काम करता था जैसे बीजेपी के लिए आरएसएस। मायावती के इस दांव को सपा के पीडीए की काट के रूप में देखा जा रहा है। दलित समाज जो है, चूंकि दलित समाज के लिए आदरणीय मायावती जी ने कुछ किया नहीं, इसलिए दलित समाज उनसे अब खिसक करके अब इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी के तरफ बड़ी आस और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ, बहुत दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग किस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट दिया। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के साथ दलित समाज रहेगा, क्योंकि जो बहुजन समाज का जो मायावती जी का जो वोट बैंक था वो खिसक करके अब समाजवादी पार्टी की तरफ आ चुका है। कुछ सालों से मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से डिक्लाइन हुआ है, जिस तरह से असफलता लगातार मिल रही है, तो अब उनके सामने
ये एक बहुत बड़ी चुनौती, बल्कि मैं तो कहूँगा सर्वाइवल का सवाल है कि अगर अभी उन्होंने अपनी पार्टी को फिर से मैदान में नहीं उतारा, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित नहीं किया, तो उनके लिए आगे अपनी पहचान बनाए रखना मुश्किल होगा। माना जा रहा है कि मायावती वामसेफ के जरिए संगठन को मजबूत करेंगी। हर जिले में वामसेफ का एक अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा स्तर पर एक संयोजक तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 3 मंडलों पर बनाए गए एक सेक्टर की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मंडलीय व्यवस्था लागू की जाएगी। किसी भी सियासी पार्टी के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसके पास बेस वोट मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसके पास एक मजबूत बेस वोट हुआ करता था, लेकिन अब उसी में बिखराव देखा जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी उनके बेस वोट पर अपना दावा ठोकती रही है। ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बेस वोट को बचा ले, वरना 2027 के चुनाव में एक बार फिर से उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। उधर बहुजन समाज पार्टी ने लगातार पार्टी में कई सारे बदलाव किए हैं, जिसमें युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है, खासकर आकाश आनंद। हालांकि वो भी खिसकते जनाधार को नहीं बचा पाए। फिलहाल दिल्ली के दंगल में जनाधार जुटाने की कोशिश में लगे हैं। 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अपने बिखरे हुए वोट बैंक को कैसे साधकर 27 के चुनाव में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल के खगुसराय में जहां कार्तिकेश्वर भगवान मंदिर के कपाट को खोला गया, अब मंदिर का रंग रोगन हो रहा है, मंदिर की तस्वीर बदल रही है। देखिए जरा, मंदिर को पेंट किया जा रहा है। अब ये मंदिर भगवा रंग में नजर आ रहा है। 46 साल बाद मंदिर के कपाट खोले और जिसके बाद जीर्णोद्धार किया जा रहा है मंदिर का। और संभल के ही चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की जमीन को प्रशासन कब्जा मुक्त करवाने वाला है। आपको बता दें, संभल के प्राचीन 68 तीर्थों में चंद्रेश्वर मंदिर भी शामिल है। संभल में डीएम के आदेश के बाद पुलिस चौकी बनाई गई और अब यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चल रहा है। उधर लखनऊ में जांच के लिए गई पुलिस टीम के साथ बदसलूकी हुई। घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला माल थाना इलाके का है। सैदापुर चौकी के इंचार्ज एक सिपाही के साथ मामले की जांच के लिए धानोरा गांव गए थे, जहां पर दारोगा और सिपाही दोनों के साथ गांव वालों ने बदसलूकी की है। उधर लखनऊ में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी। तेज टक्कर से कार के एयरबैग खुल गए। डिलीवरी बॉय को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर भाग गया। टेढ़ी पुलिया ओवर ब्रिज पर हादसा हुआ। उधर बिजनौर में वन विभाग की टीम ने गन्ने के खेत से एक गुलदार को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। चांदपुर वन रेंज के कराल मार्ग जंगल इलाके का मामला है, जहां गुलदार को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ भी पहुंच गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को काबू में लाया जा सका। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ा, तब जाके इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। जाल के वो लग गए।
ताजनगरी आगरा में अब पुलिस अपनी इमेज और अच्छा बनाने में जुटी है। वो लोगों से सलीके से पेश आ रही है। आगरा के पुलिस कमिश्नर ने शिष्टाचार संवाद नीति की शुरुआत की है। इसके तहत पुलिस अब सभी को आप कहेगी, साथ ही फोन आने पर सबसे पहले नमस्ते कहेंगे। नए साल पर नए कलेवर के साथ आगरा पुलिस दिखाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मचारियों के बर्ताव को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। यही व्यवहार ठीक करने के लिए जो है ये बनाया गया है। इसमें एक बिंदु यह भी है कि किसी को भी थाने से नहीं भगाया जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं, संतरी जो होते हैं वो गेट से कई बार हमें भी यहाँ ऑनलाइन जन सुनवाई के दौरान पता चला कि भगा देते हैं। तो इसके दो चीज़ें की जा रही हैं। एक तो ये मूलभूत व्यवहार है। इसके अतिरिक्त हर थाने के गेट पे एक CCTV कैमरा भी लगाया जा रहा है, जिसको यहाँ से सेंट्रली मॉनिटर किया जाएगा। तो वहाँ से भी हमें पता चलेगा कि इस तरह की कोई बिहेवियर ना हो। अगर फिर भी कोई करता है तो उसकी फ्राइडे परेड लगाई जाएगी और सवाल जवाब लिया जाएगा। अगर किसी पीड़ित के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार की शिकायत आती है तो वो पीड़ित अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? पीड़ित अपनी शिकायत SHO को बता सकता है, ACP को बता सकता है, DCP को बता सकता है, पूरी हायरार्की में कहीं भी बता सकता है। यूपी में जहां एक तरफ गैर हिंदू के मंदिर के बाहर फूल नहीं बेचने पर हंगामा हुआ, तो दूसरी तरफ भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद और फूल पर रोक से श्रद्धालुओं और दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के ऐतिहासिक सीकरी माता मंदिर के बाहर प्रसाद और फूलों की दुकान पर हंगामा हुआ। यहाँ एक गैर हिंदू शख्स फूल और प्रसाद बेच रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। QR कोड स्कैन से युवक की पहचान शाहरुख के रूप में हुई। हंगामे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान हटवाई। हिंदू संगठनों की ओर से आरोप है कि इस दुकान पर बिना किसी बोर्ड के पूजा का सामान बेचा जा रहा था। वहीं मथुरा के श्री राजा धीराज द्वारकाधीश मंदिर में बाहर से फूल, माला और प्रसाद लाने पर बैन लगा दिया गया है। इन बाहरी वस्तुओं को मंदिर में ले जाकर चढ़ाने पर मंदिर प्रबंधन समिति ने रोक लगा दी है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की धार्मिक परंपराओं और ठाकुर जी की सेवा के विशेष नियमों के तहत ये फैसला लिया गया है। फैसले में बताया गया कि मंदिर के अंदर ही ठाकुर जी के लिए प्रसाद की सामग्री मिलेगी और सर्दी के मौसम में ठाकुर जी को फूल माला नहीं चढ़ाई जाएंगी, क्योंकि फूल ठंडा होने की वजह से बाल स्वरूप में ठाकुर जी को सर्दी लग सकती है। इसीलिए मंदिर प्रशासन ने बाहर की सामग्री लाने पर प्रतिबंध लगाया है। बाहर की सभी वस्तुएं जैसे प्रसाद, फूल माला, इस सब का लाना बंद कर दिया गया है। हमारे मंदिर में बाहर का प्रसाद इसलिए नहीं लगता है कि जो लोग मंदिर में प्रसाद बनाने वाले हैं वो बगैर सिले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर में ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं और वह ठाकुर जी को बना हुआ प्रसाद अंदर ही अंदर ठाकुर जी को जाता है। और उसमें एक प्रावधान ये भी है कितनी देर भोग लगना है, ये भी एक प्रोविजन है कि कम से कम 40 मिनट अगर ठाकुर जी को भोग लगेगा तब ठाकुर जी उसे रोक पाएंगे। फिलहाल यूपी में जहां एक तरफ गैर हिंदू के मंदिर के बाहर फूल बेचने पर हंगामा हुआ, तो दूसरी तरफ भगवान को चढ़ने वाले प्रसाद और फूल पर रोक ने सूबे में एक और नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन में फैले कोरोना जैसे HMPV की दस्तक भारत में हो चुकी है। बेंगलुरु में 2 केस मिले, जिनमें 3 महीने और 8 महीने के बच्चे संक्रमित हैं। वहीं भारत सरकार ने वायरस को लेकर पैनिक न होने की अपील की। आपको दिखाते हैं कि ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और कैसे इसका संक्रमण होता है। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट।
चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनको उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम रखे गए थे वो आज भी रखना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर।